थोड़े बहुत भी सोशल मीडिया पर अगर आप एक्टिव होगे तो आपने रॉक की ये वाली फोटो तो देख ली होगी, जहां पे अपने नॉर्मल साइज से थोड़े स्लिम और थोड़े नहीं लग रहा, अगर उनके फोर आर्म्स ही दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें तो मेन तो अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा वो लीन नजर आ रहे हैं। और सिमिलर हमने बटिस्टा के साथ भी देखा था, जैसे पूरे अपने पूरे करियर में ही वो काफी ज्यादा ह्यूज और जैक्ड रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने आप को काफी स्लिम कर लिया। तो लोग यहाँ पे स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या अब ये रॉक का नया पर्सोना होने वाला है जिसको वो लेके चलेंगे आगे, या फिर ये किसी एक मूवी के लिए है, उसके बारे में तो नहीं पता। लेकिन एक कंसर्निंग चीज यहां से ये हो सकती है कि अगर इस तरीके से ही रॉक रह रहे हैं तो शायद डब्ल्यू में तो फिर नहीं आ रहे, क्योंकि डब्ल्यू के लिए उनको अपनी फिजिक चाहिए होगी कि जैसे वो हमेशा से दिखे हैं वैसे ही दिखें, वरना फिर लोग उनको ऐसे ना करें कि यार अरे यार ये अब रॉक वैसा नहीं दिख रहा जैसे पहले था। क्योंकि ये चुल भी बहुत ज्यादा हो जाती है ना कि जैसा हमने नॉस्टैल्जिया में देखा था फिर पहले देखा था वैसा ही दिखना चाहिए। बाकी हाँ, एक चीज डिस्क्लेमर के साथ कि ये जो हॉलीवुड वाले लोग होते हैं ये लेते हैं स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं, तो ये अपनी मेहनत पूरी करते हैं। स्टेरॉइड्स लेने का मतलब ये नहीं होता कि बंदा मेहनत नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि उनको प्रोफेशनली वैसे डिमांड होती है तो उनके लिए वो चीज जायज है। और भाई इन लोगों के पास काफी सारे बड़े बड़े कोचेस होते हैं, इतने ज्यादा पैसे इसमें लगा देते हैं, तो इनके लिए वो ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब कोई बंदा स्टेरॉइड्स लेता है और वो बोलता है कि मैं नेचुरल हूं, तो उसके बाद वो एक अलग कंट्रोवर्सी हो जाती है। हालांकि ये भी आप जो सुपरस्टार से सही पूछोगे तो ये बोलते नहीं है ऐसे कि हम लेते हैं, बट क्यों ही वो एक गलत मैसेज देना चाहेंगे, तो बड़ा ही अजीब सा हो जाता है फिर मामला लोगों के लिए फिर इस पॉइंट पे। लेकिन इन चीजों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। और इसके साथ ना एक और वीडियो भी और काफी वायरल हो रही है रॉक की, और यहाँ पे स्मैशिंग मशीन जो नई उनकी मूवी आने वाली है उसका प्रीमियर चल रहा था। ये काफी क्लोज्ड इन्वायरमेंट में करते हैं ताकि कुछ लोगों को ही दिखा सकें, ताकि फिर उसकी हाइप बने। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि रॉक भाई लिटरली इमोशनल नजर आ रहे, इमोशनल क्या वो रो ही रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को लेके, या फिर उनके काफी क्लोज है ये मूवी। वैसे मूवीज वगैरह मैं देखता नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो शायद इस मूवी को देखना पड़ सकता है, क्योंकि मतलब थोड़ा लग रहा है कि रॉक ने इसमें अलग सा एफर्ट डाला। और मैंने तो वैसे आई थिंक रॉक की एक आध भी कोई मूवी देखी है कभी, या नहीं है देखी भी होगी तो याद भी नहीं आ रहा, शायद ये हो सकती है मूवी। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 739 में। और आज से 2 साल पहले वो चीज हुई थी जिसकी वजह से सीएम पंक वापस आ पाए वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में, और वो हुआ था AEW कंपनी में। जब 2 साल पहले इनका ऑल आउट वाला शो हुआ था, ऑल आउट हुआ था, ऑल इन हुआ था, और वहां पे जाके फिर जो है कांड हो गया था, जिसकी वजह से फिर टोनी खान ने बोल दिया था कि पहली बार मुझे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ऐसा अनसेफ फील हो रहा था अपनी लाइफ को लेके। तो ये 2 साल पहले की बात है। और मेंबरशिप वालों के लिए भी एक अपडेट दे देता हूँ, जिन्होंने सेकंड लेवल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मैंने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट कर दी है, वो सिर्फ आपको ही दिखने वाली है। वहां पे जाके अपनी जो वीडियो है उसको आप सबमिट कर देना। वैसे मैंने पोस्ट वो कर दी थी, तो अगर आपसे मिस हो गई है तो इसलिए मैं आपको ये बता देता हूं। और अब सीएम पंक से रिलेटेड और एजे ली से रिलेटेड बहुत सारी बातों के बारे में बात करते हैं, और ये वीडियो एंड होने होने तक आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाने वाली है कि क्या वो बड़ा सरप्राइज डब्ल्यूडब्ल्यू पुल ऑफ करेगी, किस तरीके से करेगी। तो सबसे पहले पूरी क्या कहां से शुरू हुआ, हायरार्की से पूरा चलते हैं। तो सबसे पहले सीएम पंक की एक स्टोरी आती है, और यहाँ पे उन्होंने लिखा है ओके यू आस्क्ड फॉर इट। तो यहाँ पे वो किस चीज की बात कर रहे हैं, ये लोगों की अजम्पशन है ऐसे की, क्योंकि बहुत टाइम से लोग एजे ली को देखना चाहते थे सीएम पंक के साथ, तो ये उसी से रिलेटेड होगा। उसके बाद हमको नेक्स्ट फर्दर क्या पता चला, एक क्लैश इन पेरिस की भी अगर आपने फोटो देखी होगी, जहां पे एक बंदा सीएम पंक और एजे ली का साइन लेके आया था, तो उसकी तरफ नजर डाल हैं सीएम पंक, उन्होंने लिटरली उसको हाथ में पकड़ लिया था। तो क्लैश इन पेरिस के बाद से स्पेकुलेशन तो चली रही थी, और उसके बाद अब मंडे नाइट रॉ में जो सारा सीन सपाटा हुआ, उसके बाद बहुत सारी डर्ट शीट्स ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। फाइटफुल सिलेक्ट ने यह बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है रेसल पलूजा के लिए, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू का डेब्यू होने वाला है, या फर्स्ट शो होने वाला है ESPN के ऊपर, डेब्यू आप इसे बोल सकते हो। वहां के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही है एजे ली को, यानी कि फाइनली इतने सालों के बाद एजे ली का कमबैक होने जा रहा है प्रोफेशनल रेसलिंग में, और वो भी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट कंपनी में। और इसके बाद ये पता चला कि ना सिर्फ एजे ली का एक कमबैक है, बल्कि वो एक रेगुलर जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू शेड्यूल पर काम करते हैं ना सुपरस्टार, उसी तरीके से आगे बढ़ने वाली हैं। मतलब ये जो अभी सीएम पंक और एजे ली का जो भी सीन सपाटा होगा, ये जिस भी तरफ मैच की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके बाद एजे ली की आपको कंसिस्टेंट अपीयरेंसेस ही दिखेंगी, यानी कि वो एक एक्टिव सुपरस्टार की तरह ही वापस आने वाली हैं
विच इज़ रियली ह्यूज। अगर आप बहुत पहले टाइम से बहुत पहले ना 10-12 साल पुराने से देख रहे हो कि जब एजे ली का वो ज़माना था, उस टाइम पे वो डिवस चैंपियन थी। थोड़ा मैं बोल सकता हूँ कि जो हम कहते हैं ना विमेंस, ये जो पूरा रेवोल्यूशन ये जो भी हुआ है उसमें कैसे एजे ली का भी एक बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से काम किया था वो बता रही थी कि भाई देखो रेसलिंग रिंग में भी काफ़ी सारे काम जो है विमेंस डिवीजन से किए जा सकते हैं। और रेसलपलूजा में होने क्या वाला है, मैच होगा इनका मिक्स टैग टीम मैच, सीएम पंक एंड एजे ली वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच। ये रिपोर्ट आई है ब्रायन एल्वारेज की तरफ से कि ये वाला जो मिक्स टैग टीम मैच है डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको प्लान कर रही है। तो काफी बोल सकते हो कुछ दिनों के अंदर ही चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं, क्योंकि एक टाइम पे लोग बोलते थे, मतलब सिर्फ ऐसा ही था कि क्या एजे ली चलता तो रहता था, देखो मैं भी काफी टाइम से बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगा नहीं था कि कभी ये रियलिटी भी बन सकती है। बट फाइनली अब ऐसा होने जा रहा है और डब्ल्यूडब्ल्यूई देने वाली है फैंस को एक मिक्स्ड टैग टीम मैच। ये बहुत जल्दी करने वाला है, क्योंकि अब रेसलपलूजा को होने में भी टाइम रहने गया। तो क्या है आपके ओवरऑल थॉट्स एजे ली के कमबैक के बारे में, उनके कंसिस्टेंट रहने के बारे में और उनके पहले अपने पतिदेव के साथ मिक्स टैग टीम मैच के बारे में, वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेटफ्लिक्स पे हमने डब्ल्यूडब्ल्यूई की अनरियल सीरीज देखी, उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है चैनल पे, नहीं जाके देखी तो आप उसे जाके देख सकते हो, पूरा आपको सिनेमा वाला एक्सपीरियंस वहां पे मिलेगा। और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई इसका सीजन 2 लेके आने वाली है, और उसके बारे में 2 जो मेन सब्जेक्ट हैं वो पता चल चुके हैं। पहला जो सब्जेक्ट होने वाला जिसके अराउंड डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको करेगी वो है R-Truth का रिलीज, और उसके बाद उनका वो जो शॉकिंग कमबैक हुआ था, वो जो पूरी स्टोरी थी कि कैसे बंदे को पहले निकाल दिया, लेकिन फिर जो सोशल मीडिया पे सारा इन्होंने देखा हंगामा, उसकी वजह से उनको वापस लेके आए। और अब इस चीज को, मतलब वो तो सोशल मीडिया पे हो रहा था, लेकिन रियल टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई में बैक स्टेज क्या चीजें चल रही थी, आई थिंक वो हमें यहाँ से पता चलेंगे। और उसके साथ सेथ रॉलिंस ने अपना वो जो रूस ऑफ द सेंचुरी किया, जहां पे उन्होंने अपनी इंजरी को फेक किया, उसके बाद समर स्लैम में बंदे ने कैश इन कर लिया था, वो वाली चीज भी अनरियल इस सीरीज में कवर होगी। तो वो जो अंदर की बातें अब तो देखो खुल के सामने आ ही गई हैं, एक बार को आ गई ना सामने, अब तो तुम हमको कितनी ही डिटेल्स देते रहो, वो हो चुका, वो बार ऊपर जा चुका, अब उससे ऊपर वो कहीं नहीं जाने वाला कि आप ऐसे बोलो यार डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपना वो जो मैजिक है, वो जो जादूगर का जादू है वो रिवील हो गया। अब तो हो ही गया, तो अब एक बार ले आया तो अब कंटिन्यू रखो इसे, उस बार कम से कम उनको अंदर की थोड़ी चीजें और दिख जाती है। सीरियसली मुझे नहीं लगा था ऐसा कि ये सिचुएशन है रैंडी ऑर्टन के साथ, बट किसी एक दिग्गज की तरफ से बात आई है तो इस पे प्रकाश डालना तो जरूरी है। ये बात तो हमको पता ही है कि रैंडी ऑर्टन जब से वापस आए हैं, बहुत ज्यादा हमने एक्सपेक्टेशन रखी थी कि भाई इसकी बुकिंग तगड़ी होने वाली है, इनको चैंपियनशिप मैचेस में डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने आपसे ये भी बोला था कि ये जो रैंडी ऑर्टन है वो तो इतना बड़ा नेम है कि मैं ये भी नहीं बोल सकता कि इनको पनिशमेंट मिल रही है या फिर इन्होंने बैक स्टेज कुछ ऐसा कांड कर दिया। बट रिक फ्लेयर का कहना कुछ ऐसा ही है। रिक फ्लेयर ये बोलते हैं कि बहुत ज्यादा अंडर यूटिलाइज किया जा रहा है इस समय रैंडी ऑर्टन को, और क्योंकि रैंडी ऑर्टन वो बंदा है जो वो बोलना चाहता है वो बोलता है, तो शायद किसी पॉइंट पे किसी बंदे को उन्होंने ऑफेंड कर दिया, जिसकी वजह से रैंडी ऑर्टन के साथ ऐसा सब चल रहा है। अब देखो मैं वैसे इस बात में नहीं मानूंगा, लेकिन रिक फ्लेयर ने बोला है, जो कि ऑलरेडी बहुत अंदर के बंदे रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के, इवन इस पूरे एवोल्यूशन ग्रुप का वो पार्ट रहे हैं, जब रैंडी ऑर्टन, ट्रिपल एच, रिक फ्लेयर और बटिस्टा साथ में थे, तो काफी क्लोज से वो जानते होंगे चीजें और बैक से उनको पता होंगी। तो अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो आई थिंक देखो कुछ तो इसमें सेंस हो सकता है। थोड़ा सा एज ये भी बोल दे सकते हैं यहाँ पे कि रिक फ्लेयर की एज हो चली है, तो शायद बंदा ऐसा भी हो सकता है कुछ भी बोल रहा हो। लेकिन अगर रिक फ्लेयर का ऐसा मानना है, पता नहीं भाई देखो फिर क्या सिचुएशन है, क्योंकि मैंने जितना अब तक देखा है मुझे तो इनकी यारी दोस्ती उल्टा अच्छी ही लगती है। तो इसका कुछ ऑपोजिट अगर हो रहा है और वो रीजन है कि रैंडी ऑर्टन को अच्छे से बुक नहीं कर रहे टीवी पे, तो भैया ये तो हम फैंस के लिए बहुत ज्यादा निराशाजनक है। जो हम चाह रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन को किसी अच्छे प्रोग्राम में डालो या फिर चैंपियनशिप मैच में डालो, किसी एक ऐसे रीजन की वजह से उनकी अच्छी बुकिंग नहीं हो रही, ये तो गलत है यार। अगर आपसे रेसलपलूजा का ग्राफिक मिस हो गया है तो ये आप ग्राफिक देख सकते हो, क्योंकि पहला मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियल कर दिया स्टेफनी वकैर और ईओ स्काई का, और बाकी अभी आगे भी और काफी सारे जो मैचेस हैं वो ऑफिशियल होने वाले हैं। और इससे रिलेटेड और भी काफी सारी बातें हैं इस डिवीजन से रिलेटेड। ये पिक्चर आप देखो जो कि क्लैश इन पेरिस की है, और यहाँ पे लाना को स्पॉट किया गया था, जो कि रूसेफ को उनके मैच में सपोर्ट करने के लिए आई थी, और वो जीत भी चुके थे मैच। और मैं तो चाह रहा हूँ भाई वो पुरानी वाली अगर लाना को लेके आया जाए, वो पूरे रशियन एक्सेंट के साथ, तो बहुत मस्त हो सकता है, क्योंकि इससे सीरियसनेस और ज्यादा होगी रूसेफ के कैरेक्टर की। एंड निकी बेला की एक स्टेटमेंट भी आती है, आप इसके ऊपर अपना ओपिनियन बताना। वो ये कहती हैं कि मेरी जो उम्र की महिलाएं हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, ऐसा क्यों है कि जब भी कोई बड़ा शो आता है तो हमको बुलाते हैं, उसके बाद हम एक मैच करते हैं, उसके बाद हम गायब हो जाते हैं। ऐसा
ऐसा क्यों नहीं कि हमें भी दिखाने का मौका मिले कि जो यंगर गर्ल्स आई हैं उनके सामने हम भी कैसे compete कर सकती है। तो इससे निकी बेला ये बोलना चाह रही है कि हमारी जो विमेंस डिवीजन में हम सुपरस्टार्स होते हैं उनकी शेल्फ लाइफ कम क्यों है, जैसे मर्दों के साथ होता है वैसा हमारे साथ क्यों नहीं होता। तो ये एक सवाल रखा है निकी बेला ने। अभी अगर मैं पर्टिकुलर निकी बेला के बारे में बात करूं तो उनको लोग अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करते उनकी रेसलिंग स्किल के लिए, मतलब उस टाइम पे आई थिंक करते थे, लेकिन अब क्योंकि जो लेवल है वो काफी ऊपर हो गया इसलिए निकी बेला को लेकर थोड़ा सा हेट्रेड भी आ जाता है। फिर वो जॉन सीना वाला एंगल भी पता नहीं लोग बीच बीच में क्यों ही घुसेड़ देते हैं, वो पुरानी बातों को लोग भूलना पता नहीं क्यों नहीं पसंद करते। बट इतना तो है कि ये तो खैर इसमें क्या बोलो आप रेसलिंग में, ये तो आप हॉलीवुड में देख लो, बॉलीवुड में देख लो, हिसाब किताब कुछ ऐसा ही चलता है। क्या इसमें चेंज लाने की जरूरत है वैसे? बट फिर अगर वही बात है कि जहां पे भी ऐसे कोई पुराने सुपरस्टार जैसे निकी बेला जैसे इन्वॉल्व होते हैं तो वहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई को प्रॉफिट, ड्रॉ, टिकट्स वो भी चीज मूव होती है, तो उस हिसाब से तो फिर वैलिड बनता है। चलो ब्रॉक लेसनर और रेसल पलूजा के बारे में भी आपको कुछ बहुत सारी बड़ी बातें बता देते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके दिमाग से उड़ गया है कि नेक्स्ट टाइम ब्रॉक लेसनर कब आने वाले हैं, तो जो उनकी एडवर्टाइज डेट है वो है सितंबर 12 का जो स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है, मतलब कि अगला स्मैकडाउन का एपिसोड जाएगा जो अभी आ रहा है, और उसके बाद जो अगला एपिसोड है वहां पे आएंगे ब्रॉक लेसनर। और रेसल पलूजा के बारे में कुछ मेजर चीजें हमको पता चली हैं क्योंकि अब ये ESPN के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई का पहला प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है। और हमने ये भी देखा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने चाह के ही जो क्लैश इन पेरिस है उसको इतना तगड़ा इसलिए बनाया ताकि वो ये स्टेटमेंट दे सकें कि अब इस तरीके से होते हैं हमारे PLE देखो, और अब जो अगला PLE आने वाला है सोचो वो किस लेवल का होगा। मतलब ESPN वाले नजर तो रखेंगे कि अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यूई के PLE कैसे होते हैं, तो वो सबसे रीसेंट वाला ही देखेंगे। इस वजह से उन्होंने क्लैश इन पेरिस को इस तरीके से बुक किया जहां पे हमारे मतलब उन्होंने, अगर आप रोमन रेंज का मैच देखोगे तो उसमें तगड़ा एंगल डाला, उसके बाद फिर मेन इवेंट के अंदर भी उन्होंने जिस तरीके से वो पूरा बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस वाला ड्रामा किया वो इसीलिए क्योंकि रेसल पलूजा को बहुत बड़े वे में डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्रीट कर रही है। आप इसको बिल्कुल ऐसे सिमिलर रख सकते हो जैसे हमने मंडे नाइट रॉ का नेटफ्लिक्स वाला एपिसोड देखा था प्रीमियर वाला, तो उसके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कितना कुछ कर दिया। ऐसा भी बोला था कि पूरी रेसलमेनिया वाली फील है, वहां पे वो रॉक को लेके आ गए। वो तो स्टोरी लाइन का वैसे सेंस नहीं बना, वरना अगर आप सिर्फ देखोगे कि स्टार पावर क्या थी उस वाले एपिसोड में तो फिर वो पता ही है। तो ऐसे पहले वाले शोज डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत ज्यादा ग्रैंड बनाने पसंद है। और अगर आप देखोगे तो इसकी प्लानिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कैसे पहले से ही कर दी कि उनको ब्रॉक लेसनर का पहला मैच फीचर करना था ये रेसल पलूजा में। अब ऐसा तो नहीं है कि 2-3 महीने पहले ही ESPN वाली बात हो रही है, उनकी तो काफी महीनों से चल रही होगी। तो उन्होंने समर स्लैम में उसको किया ताकि वहां से एक एंगल बिल्ड हो जाए, और उसके बाद ब्रॉक लेसनर जब पहली बार वापस आएगा और उसका जो पहला मैच होगा वो रेसल पलूजा में होगा जो कि ESPN का शो है। तो इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको देखा। एंड फिर आप सेम चीज AJ ली के लिए भी बोल सकते हो कि इतने सालों से जो चीज पेंडिंग है अगर वो किसी शो में जाके हो रही है तो वो शो अपने आप में बहुत कुछ स्पेशल तो होल्ड करता ही है। तो अब रेडी हो जाओ रेसल पलूजा के लिए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पे जो अपनी पूरी ताकतें लगा देनी है कि इस वाले शो को हमको बहुत मस्त करना है। और थोड़ा ये डर रहता है कि चलो स्टार पावर तो हो गई लेकिन हाल वो वाला नहीं होना चाहिए मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स वाला, वरना फिर ऐसा लगता है कि अच्छा सब कुछ सही जो था जमाया था उसको ही गड़बड़ कर दिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा स्टोरी लाइन का एफ अप करने का कुछ चांस लग नहीं रहा। और फाइनली रोमन रेंज की भी बात कर लेते हैं। तो कुछ चीजें पता चली रोमन रेंज के बारे में। बंदा छुट्टी पे चला गया है, स्ट्रेचर से उसको लेके गए, तो यानी अब उसको अपनी इंजरी को सेल करना है। तो एक वेकेशन वाला मोड उनका और ऑन हो चुका है, लेकिन इस बार वेकेशन वाला मोड ऑन नहीं है क्योंकि क्या एग्जैक्ट शेड्यूल रहेगा रोमन रेंज का वो है 4 हफ्तों का वो स्ट्रीट फाइटर वाली मूवी को फिल्म करना। तो यानी कि ये शुरू हो जाएगा 2 सितंबर से, जो कि हो चुका है, और ये जाने वाला है सितंबर के लास्ट वीक तक। और इसी दौरान रेसल पलूजा आ रहा है। तो भले ही रेसल पलूजा को डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ही ऐसा मेजर शो बना रही है, लेकिन यहाँ पे लग नहीं रहा कि रोमन रेंज को डब्ल्यूडब्ल्यूई फीचर करने वाली है। और उसके 2 रीजन है। एक ही रीजन है वैसे तो कि वो जो है मूवी को शूट कर रहे हैं, वो इंजरी वाला एंगल तो मूवी शूटिंग की वजह से किया था। लेकिन कोडी रोड्स समहाउ वो चीज कर पाएंगे क्योंकि उनका जो मैच रूमर्ड है रेसल पलूजा के लिए वो है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स का। तो फिर अब रोमन रेंज का नेक्स्ट क्या रहने वाला है? तो भाई देखो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई का क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट, जिसकी डेट है 11 अक्टूबर की। और अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोई खास सुपरस्टार्स को वहां पे फीचर या फिर एडवर्टाइज किया नहीं है। तो ये वो डेट है जहां पे नेक्स्ट टाइम रोमन रेंज का कुछ मेजर प्रोग्राम हो सकता है। और अगर ऐसा है तो फिर आप ये समझ लो कि सितंबर की शूटिंग होते ही अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अगर क्राउन जूल में रोमन रेंज बुक होते हैं तो फिर उनका मैच हो जाएगा। वरना अगर बिल्कुल ही कोई ऐसा नहीं है कि भाई बंदा छुट्टी पे ही चला गया, तो जो नेक्स्ट सीधा सीन बनता है उनका वो है सर्वाइवर सीरीज सैन डिएगो से जो होगी 29 नवंबर की, जहां पे वो पॉसिबली प्रिपेयर करने वाले हैं एक बड़े मैच के लिए। तो इस तरीके से कुछ रोमन रेंज का शेड्यूल रहेगा। SNME वाले भी 2 शो बीच में होने वाले हैं, लेकिन वहां पे रोमन रेंज का आने का ज्यादा कुछ सीन लगता नहीं है। बाकी इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मेंबरशिप वाले कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन बटन में क्लिक करके आप अलग कंटेंट को और एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी जो लेवल 2 वाले मेंबर्स हैं वो कम्युनिटी टैब जाके जरूर देख लेना।
चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।